नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की पड़ताल करेंगे आपके साथ हम। और इस वक्त देश के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी वाला जो सूबा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो तय करेगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कितनी मार्जिन से वो सरकार में आएगा। जो प्रधानमंत्री 370 कह रहे हैं वो रास्ता यूपी से होकर ही गुजरने वाला है। उत्तर प्रदेश को लेकर के आपको बता दें, या डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो आज अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी दिन आगरा में उनके साथ दिखाई दे सकते हैं। कल बहन प्रियंका गांधी दिखाई दी थी। गठबंधन होने के बाद पहली बार दोनों आपको एक मंच पर या एक जीप पर दिखाई देंगे, क्योंकि एक गाड़ी में चलते चलते ही प्रचार कर रहे हैं, उसके बोनट पर खड़े होकर के राहुल गांधी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी को लेकर कल गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है। और यह माना जा रहा है कि बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी सामने आ सकती है। 2 सीट तो कंफर्म है। बनारस से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी और गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृहमंत्री अमित शाह। इनके अलावा बाकी सीटें जो हैं उनको लेकर के भी जल्द ही कुछ सीटें फाइनल की जा सकती हैं, और खासकर वो सीटें पहले बीजेपी डिक्लेयर करेगी जो वो हारी थी। और इन्हीं सीटों पर, हारी हुई सीटों पर फोकस उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल ऐसी 16 सीटें हैं जो बीजेपी या उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। उन पर पहला ध्यान अमित शाह जो हैं वो दिलवा रहे हैं, जेपी नड्डा दिलवा रहे हैं बीजेपी के अपने इंचार्ज को, अपने लोगों को। तो ये यूपी की सारी खबरें, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन आज कुछ और भी हुआ है यूपी को लेकर के। मायावती के सांसदों में पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई है। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। और आज ऐसे ही एक सांसद है अंबेडकर नगर से रितेश पांडे। ये बसपा ने सीट निकाली थी और ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये अंबेडकर नगर की सीट है, बीजेपी के लिए मुश्किल सीट मानी जाती रही है हमेशा से। अब ये सांसद भी आ गए हैं, तो इससे आप समझिए कि बीजेपी के लिए एक सीट की राह तो जो है वो आसान हो ही गई है। और इस सीट पर बीजेपी की हार का मार्जिन 95,000 वोटों का था। मतलब ठीक ठाक मार्जिन से बीजेपी ये सीट हारी थी। अब रितेश पांडे और उनका परिवार इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इनके आने से एक हारी हुई सीट का जुगाड़ आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कर लिया है। अब ये रितेश पांडे ने आज जब बीजेपी ज्वाइन की तो क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, फिर हम आज खासकर उन सीटों की बात करेंगे, वो 16 सीट जो बीजेपी इस बार निकालना चाहती है। मोदी ने जो कहा 80 में 80 सीटें हमको चाहिए। सुनिए रितेश पांडे को। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। अच्छा, अब इनको लेकर के जो सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, मायावती के 10 सांसद जीत करके आए थे 2019 में, उन्होंने अभी ट्वीट करके 4-5 ट्वीट करके ये कहा है कि ये लोग अपने इलाके में जाते नहीं थे, इनसे पूछिए जरा इन्होंने लोगों के बीच में जाकर के कितना काम किया है। अब ये भागे भागे फिर रहे हैं सब लोग, और हम सबको तो टिकट नहीं दे सकते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम तो इनका टिकट काटने वाले थे, अब ये जहां भी जाएंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। ये 16 सीटें जो है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, इसमें ठीक ठाक मार्जिन से हर्षवर्धन जी सारी सीटें जो है बीजेपी मतलब डाउन हो गई थी इनमें। अब ये सीटें निकालने का लक्ष्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और कल बैठक भी की है योगी आदित्यनाथ को बुला करके दिल्ली में इन सीटों को लेकर के। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव की 16 सीटों की बात करना, और 16 क्या 15, एक तो रायबरेली है, और इन 15 सीटों में विशेष करके 10 जो बसपा जीती, ये वो सारी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक थी। तो अब जब 24 का चुनाव होगा तो पहली बात तो दोनों अलग होंगे। तो एक बेसिक अगर देखें तो चूंकि 14 में भारतीय जनता पार्टी इनमें से करीब 60% सीटें जीती हुई थी, तो वो एक बात है। 14 में जीती थी, 14 में जीती, 19 में हारी, गठबंधन होने के बाद हारी। अब अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत सीट थी, वो पहले वहां से राकेश पांडे जीते, फिर भारतीय जनता पार्टी के जीते हरिओम पांडे, फिर से रितेश पांडे जीत गए बसपा के। तो वहां निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है, और जब सपा बसपा अलग होंगी तो उसका लाभ
होना लगभग तय दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी यही है, जो पिछले कुछ समय से रणनीति बदली है, कि एक तो ये कि अपना प्रत्याशी कितना मजबूत हो सकता है, दूसरा अभी अमित शाह की जो शैली होती है कि अगर उस लोकसभा का जब वो सर्वे करते हैं या उसकी बात करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारे पास उस सीट पर सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में है और वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है तो उसमें भाजपा कतई गुरेज नहीं करती। जहां वो खुद जीत सकती है वहां दूसरे को अवसर नहीं देती है। अंबेडकर नगर एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल थी, रितेश पांडे के आने से वो मजबूती होगी। और दूसरी भी कई ऐसी सीटें इसी तरह की हैं जिनको आप जो 16 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें वो शामिल। इनमें आपने बताया 14 में इनमें से 6-7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो मतलब वो जो इफेक्ट था गठबंधन का बसपा के साथ, जैसे उदाहरण के लिए जौनपुर की बात करें, अच्छा, तो जौनपुर 14 में जीती थी, 80,000 वोट से हार गई 19 में हार गई। और 19 में जब हारी तो एक तो उसकी बड़ी वजह है कि सपा बसपा दोनों मिल गए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से इतना खराब प्रत्याशी दिया था। 2014 में केपी सिंह जीते थे, हर कोई कह रहा था कि इनको मत दीजिए टिकट, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया। कोई भी और ढंग का प्रत्याशी लड़ता तो वो जीतता। और अगर भारतीय जनता पार्टी अब जैसे जौनपुर की सीटें किसी को नहीं भी लेके आएगी तो भी अगर अच्छा प्रत्याशी होगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। हो सकता है उसकी जीत हार के अंतर पर थोड़ी बात। मैं फिर आपको बता दूं, जो दर्शक समझ रहे होंगे कि हम एक एक सीट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यूपी में 80 में 80 बीजेपी के लिए मुमकिन है क्या? इसलिए हम जो 16 सीटें 19 में हारे उनकी हम बात कर रहे हैं। आपने अंबेडकर नगर एक सीट मैं और जोड़ता हूं क्योंकि यहां से और संदर्भ आ जाए। कल मैंने कहा था ना कि संभल और सहारनपुर, 2 सीटें। अब सहारनपुर में राघव लखनपाल जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 में, 19 में वो हार गए हाजी फजलुर रहमान, शायद उन्हीं से हारे। उनसे हारे कितना? सिर्फ 22,000 मतों से। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लक्ष्य बहुत कठिन है। और सहारनपुर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। जब हम यहां उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ये 40% वाली सीटें हैं, यानी 40% मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि कौन सी सीटें हैं जहां भाजपा अपनी ताकत से जीत लेगी, कहां उसको किसी दूसरे को जोड़ना है। या रितेश पांडे जैसे भी देखिए भाजपा का नीले से भगवा पटका पहन लिए, तो इस तरह की व्यवस्था हो जा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और प्रोमिनेंट सीटें मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर उसकी हम लोग बात करेंगे अलग से। देखिए इसमें एक सीट संभल की है, शफीकुर रहमान बर्फ वाली सीट है। अब ये तो पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, लेकिन बीजेपी निकाल चुकी है एक बार पहले। बीजेपी जीती है सीट, ठीक है, तब भी वही था, सपा बसपा अलग थे तो जीत गई, साथ में आए तो हार गई। रामपुर आजम खान वाली सीट बाई इलेक्शन में बीजेपी इलेक्शन में जीती थी। और देखिए इसमें बाई इलेक्शन बहुत मुश्किल है बीजेपी। नहीं, ये आसान सीट मैं आपको फिर बोलता हूं बीजेपी के लिए, क्योंकि इस वक्त बसपा और सपा अलग अलग हैं। देखिए जब भी इसको समझ इतना है वहां पे, उसमें होने की बावजूद, क्योंकि वहां देखिए आप समझिए इस बात को, आप रामपुर जो है वो बीएसपी सपा क्यों हारी? क्योंकि बीएसपी ने वोट काट दिए उपचुनाव में, इसलिए हारे। ऐसा नहीं, बहुत कम पड़ा वहां पे, चाहे जो मर्जी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखिए उसमें आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा। इस बार भी एसपी और बीएसपी के अलग, देखिए होता क्या है, एसपी और बीएसपी जब साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को शिफ्ट होते हैं, लेकिन बीएसपी के वोट कभी समाजवादी पार्टी को शिफ्ट नहीं होते। देखिए नहीं, मैं थोड़ा सा देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं संभल की ही सीट पे अगर शफीकुर रहमान बर्क को बसपा का वोट नहीं मिलता तो बर्क साहब ये सांसद बनते ही नहीं, जो उटपटांग बोलते रहते हैं। इसलिए सांसद ही नहीं होते। वोट शेयर भी ना, वोट शेयर भी देखेंगे तो ऐसा 10 सीट बसपा निकाल ले गई, 5 सीट समाजवादी। बहुजन समाज पार्टी के पास सपा की तुलना में कम वोट थे ना। बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का 18-20% वोट पाती है, समाजवादी पार्टी 58 से 65% वोट। आप बोल रहे हैं रामपुर पॉसिबिलिटी है बीजेपी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और रामपुर ऐसा उपचुनावों में जीत चुकी है बीजेपी, वो पॉसिबिलिटी है। देखिए आपको जो दिक्कत आएगी वो आएगी पूर्वांचल की सीटों, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, ये सीटें ऐसी है। ऐसा नहीं कि इन सीटों पे 2014 में जीती नहीं थी बीजेपी, जीती थी, लेकिन ये ऐसी सीटें हैं जिस पे आपको मुश्किलें आ सकती हैं। इसी तरह अगर आप देखिए अभी बात कर लेते हैं आजमगढ़ अखिलेश यादव लड़े थे, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो निरहुआ बीजेपी से लड़े और जीत गए। इसमें भी वही अंतर है, वही भी उस वक्त जो है गठबंधन में था 2019 में, और बीजेपी बसपा अलग हो गई तो बीजेपी ने निकाल ली। मैं बार बार बोल रहा था कि आप मतलब हो सकता है हर्षवर्धन जी की राय अलग हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भी दोनों साथ आए हैं उन्होंने एक दूसरे की ताकत बढ़ाई, और खासतौर से ताकत इसलिए बढ़ी है, मैं फिर बोलूंगा, जो बीएसपी है उसका वोट जो है वो शिफ्ट नहीं होता, समाजवादी पार्टी का शिफ्ट होता है। अब बात यह अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ा क्लियर विनिंग कॉम्बिनेशन है कि वो नहीं है साथ। इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है, कांग्रेस का इतना जनाधार है भी नहीं, कई सारी सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी,
तो इसलिए मैं ये मानता हूं तो कि ये फिर भी मतलब लगभग अकेले ही लड़ रहे हैं, ऐसा ही है लगभग अकेले ही ऑलमोस्ट। लड़ रहे जी देखिए, मेरा कहना है 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, 2024 का लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत अलग होने वाला है। 2019 के चुनाव में मायावती एक ताकत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक सीट आई है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही ताकत है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। मुस्लिम वोट बैंक जो मायावती के साथ 2019 तक जुड़ा हुआ था, 2022 में वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पास चला गया है, और यही कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट आई है। अब ये मुसलमान जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो वह सिर्फ अखिलेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से लड़ रहे हैं। मायावती लगभग खत्म हो चुकी है, वह घर से निकलती नहीं है, वह गठबंधन का हिस्सा बनी नहीं, न वह इंडिया का हिस्सा बनी, न वह इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी, और ना उसने अभी तक अपने 10 के 10 सांसदों से कभी बात की, ना सीट डिक्लेयर की। और यही कारण रहा कि जो 10 के 10 सांसद थे बसपा के, वो इस बात को जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और मायावती में इतनी ताकत नहीं है कि वह उन्हें जितवा सके। और मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार पूरा अखिलेश के पीछे खड़ा होने वाला है, अखिलेश कांग्रेस के साथ जाने वाला है। और ये जो बसपा के अंदर भगदड़ मची है, वो इसी कारण बची हुई है कि आप देखिए, उनके जो सांसद थे अपने गाजीपुर के, वह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अमरोहा के जो दानिश अली, वो कांग्रेस में आई चुके हैं टिकट के अंदर। अम्बेडकर नगर के बीजेपी में आई चुके हैं। लालगंज की संगीता आजाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयार बैठी है। श्याम सिंह यादव तो यात्रा में जाने वाले राहुल गांधी। तो यह तय माने कि 10 के 10 जो बसपा के सांसद है उस बात को जानते हैं कि बहन के दम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, और ये सारे सांसद। अच्छा, आप इसका मतलब क्या, बसपा बहुत कमजोर होने वाली चुनाव में? पूरी कमजोर हो चुकी है, मुस्लिम वोट किसी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो अखिलेश मजबूत होंगे। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में आप 2022 का परिणाम देखिए, अखिलेश की सीटें कितनी बढ़ गई, वोट परसेंट 12-13% बढ़ा। बीजेपी की रणनीति के हिसाब से तो ये चीज उनके लिए नुकसानदेह है ना, मायावती का कमजोर होना, अखिलेश का बढ़ना। बीजेपी का भी बेनिफिट मिला ना। मायावती का जो दलित वोट बैंक था, वो एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास चला गया, और यही कारण रहा कि 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ बड़ी ताकत के रूप में। मैं एक चीज कमेंट कहूंगा कि सहारनपुर की आप बात करें, मुस्लिम डोमिनेटेड आपने कहा कि पूरा है, मानता हूं, मतलब 45-46% मुस्लिम है, लेकिन 22,000 वोट से हारी बीजेपी। मैं दूसरा बोल रहा हूं, पर वहां हिंदू, जब ऐसे वोटिंग होती है तो हिंदू कंसोलिडेशन होता है। अगर आप ये मानेंगे कि वहां पे मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा तो हिंदू कंसोलिडेशन भी होगा। ऐसे में बीजेपी जो है उसको सीट निकालना आसान होता है। और इस बार मायावती, ऐसा नहीं है, मायावती मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं, और मुस्लिम कैंडिडेट जब मायावती खड़ा करती हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ता है, सीधा वोट काटेंगे। जौनपुर से श्याम सिंह यादव, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये कह रहे हैं कि हम आज बसपा में हैं, कल का हमको मालूम नहीं, और इन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन कर लीजिए, अपनी पार्टी की नेत्री को बता रहे हैं, मायावती को, वरना कुछ बचेगा नहीं। सुनिए जरा श्याम सिंह यादव की बात। ये आज यात्रा में जाने वाले हैं राहुल गांधी की। गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, ये मानते हैं आप कि गठबंधन में शामिल होती तो मजबूती मिलती? ये मेरा जाति ख्याल है कि शामिल होना चाहिए था। ये मैंने आज भी कह रहा हूँ, और मैंने बार बार कहा है, शामिल होकर के जो आज की जो जुल्म जोर जाति की सरकार है, इसका मुकाबला करने के लिए अगर सब लोग एक साथ शामिल होकर के लड़ते तो एक मजबूत ताकत बनते, और उसके खिलाफ जंग छेड़ करके उसको। और राहुल गांधी मिलकर रोक पाएंगे भाजपा को उत्तर प्रदेश में, लगता है? मुझे लगता है कि दो लोग मिलते हैं तो ताकत बढ़ती है। अब आप समझ ही लीजिए, अगर ये राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे तो फिर ये तो मजबूती बताएंगे ही कांग्रेस और सपा के मिलने की। जौनपुर के बारे में आपने बताया था 80,000 वोट से ये बीजेपी हारी थी सीट। आप कह रहे हैं कि इस बार नहीं, मेरा ये मानना है कि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी अच्छे ब्राह्मण नेता या किसी भी अच्छे राजपूत नेता को टिकट देगी तो वहां से चुनाव जीत जाएगी। ठीक है। आजमगढ़ जो राहुल जी ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे कठिन सीटों में से, केवल 8,000 से निरहुआ जीते। बिल्कुल, और तब जीते जब शाह आलम, गुड्डू जमाली वहां खड़े हुए और वो बड़ा वोटों का प्रतिशत लेकर गए। और उस सीट पर, जिसे कहा जाता है ना कि आप कहेंगे कि लोकसभा जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे, तो 10 की 10 विधानसभा वो समाजवादी पार्टी जीती है, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुलायम सिंह कहा करते थे कि जैसे हमारे लिए इस तरफ मैनपुरी, वैसे ही उस तरफ आजमगढ़। ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का वो बहुत बड़ा गढ़ है। गाजीपुर को लेकर एक बात मैं कहूं, मनोज सिन्हा, अफजाल अंसारी, अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अफजाल जीते। अफजाल अंसारी
वहां प्रभावी हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन यह भी सही है कि जो समीकरण बदला है, वो समीकरण क्या बदला है? ओम प्रकाश राजभर चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसे अभी तक मनोज सिन्हा को वहां देती थी, अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं, वो राजनीति में अब वो चुनाव लड़ने तो अब वो जाएंगे नहीं। बलिया की सीट है जिस पर कोई भूमिहार प्रत्याशी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के समीकरण के लिहाज से वो बेहतर होगा। अकेला जो विधायक है, जो उमाशंकर सिंह जो बसपा से विधायक हैं, वो अब योगी जी की ही छत्र छाया में है, मतलब कहने को वो बसपा के विधायक है लेकिन है इसी तरफ। अब गाजीपुर से क्या ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे? अगर ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे या उनके किसी प्रत्याशी को लड़ा दिया तो अफजाल अंसारी के लिए मुश्किल होने वाली है, और उसका प्रभाव घोसी की सीट पर भी होगा, जहां से अतुल राय बसपा वाले थे, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप थे, वो वहां से जीते थे मुख्तार अंसारी। आप कह रहे हैं अगर गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे को लड़ा दिया जाए तो गाजीपुर भी और घोसी दोनों बिल्कुल, और बलिया में अगर कोई भूमिहार प्रत्याशी उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, जो आमतौर पर माना जाता है कि चंद्रशेखर जी की वजह से कि वो राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन चूंकि नीरज शेखर अभी राज्यसभा में है तो वो भारतीय जनता पार्टी एक। आप रामपुर सीट पर कुछ बोलना चाह रहे थे जब आजम रामपुर को मैं क्या कर रहा हूं, रामपुर देखिए अभी भी बहुत टफ सीट है। जो राहुल जी कह रहे हैं वो ठीक बात है कि कई बार आपको कंसोलिडेशन होता है, लेकिन वहां जो एक कहते हैं ना कि आजम खान को लेकर एक सिंपैथी है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए तो यानी एक जो आप भले ही नवाब साहब का परिवार, वो बेगम नूर बानो का परिवार, वो कहेगा कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो दोनों के एक होंगे। और जो उपचुनाव था जिसमें घनश्याम लोधी जीते, उसमें ये बार बार ये बात कही गई, बहुत आरोप लगे, बहुत गंभीरता से कहा गया कि नहीं नहीं देखो हमारे मुसलमानों को वोट कम करने दिया गया, इस वजह से मत प्रतिशत कम हुआ। तो बहुत टफ सीट है वो। हालांकि पहले एक बार मुख्तार अब्बास नकवी भी वहां से जीत चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जीते, तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती रही, लेकिन ये बहुत टफ सीटों में से जिसको अगर हम कहें कि मुश्किल है। बिजनौर, मलूक नागर बसपा के, ये भी बसपा के ही हैं, और ये भी मुझे लग रहा है नया ठिकाना तलाश रहे हैं। इनके बारे में खबरें कि आरएलडी में जाएंगे, खबरें ऐसी हैं कि वहां उनका शायद कुछ बन रहा है। अगर आरएलडी को वो सीट जाएगी तो आरएलडी में जाएंगे, वो भाजपा और आरएलडी दोनों में बराबर कोशिश वो अक्सर वो, लेकिन हमेशा हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं बसपा के सांसद, लेकिन हमेशा ये कहते हैं मुझे सपा का और कांग्रेस का भी वोट मिला तब मैं जीता। ये बात वो हमेशा कहते हैं, मतलब कि भाई वो गठबंधन था, उन्होंने कहा तो मुझे वोट सबका मिला था, उसमें सब जीता। तो बिजनौर में कोई चांस आपको दिखता है बीजेपी का? नहीं, चांस के तौर पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो चांस है, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जहां 38-40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां जो राहुल जी भी कह रहे हैं और जिसको पोलराइजेशन के तौर पर देखा जाता है, और अगर आप ध्यान से देखें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर काशी विश्वनाथ धाम से लेकर जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिसको कहें कि जिस बड़े लार्जर पिक्चर को पेश करती है, उसमें शायद ये चीजें जाति वाली अपने आप खत्म होंगी। तो जब जाति और मुसलमान कॉम्बो था, वो इस बार शायद 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं काम। एसटी हसन मुरादाबाद, सपा ने जो सीट निकाली थी, समाजवादी पार्टी ने जीती हुई सीट है एसटी हसन की मुरादाबाद की। अभी तक वहां से सीट डिक्लेयर नहीं किया अखिलेश यादव ने, बाकी दोनों जगह उम्मीदवार अपने डिक्लेयर कर दिए। तो मुझे लग रहा है सीट के ऊपर काफी कांग्रेस का दबाव था कि यह सीट उन्हें दिया है, क्योंकि प्रियंका गांधी की ससुराल है, शायद कांग्रेस इसलिए भी दबाव डाल रही थी, और खबरें भी थी कि शायद वहां से प्रियंका गांधी भी लड़ सकती है या उनके कोई परिवार का सदस्य वहां से लड़ सकता है। कांग्रेस उस सीट पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई है उसमें यह सीट शामिल नहीं है मुझे लग रहा है। तो आखिरी अभी लेकिन अखिलेश यादव ने भी यहां उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है यह सीट अभी भी कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन आखिरकार यहां से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब वो एसटी हसन को लड़ाती या किसी और को लड़ाती, ये देखने की बात होगी। लेकिन एक सीट ऐसी और है जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार वो हार सकती है, वो फिरोजाबाद सीट है। फिरोजाबाद सीट के ऊपर अक्षय यादव के खिलाफ शिवपाल यादव लड़ लिए थे चुनाव पिछली बार अलग पार्टी बना के, और 95,000 वोट लेके गए थे, इस कारण अक्षय यादव 85,000 वोट से हार गए थे। इस बार शिवपाल यादव ने कहा था कि फिरोजाबाद में अक्षय यादव को जिता के दिखाऊंगा। अगर वहां पर शिवपाल यादव तो इस बार वहां खड़े रही है, समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है, तो अगर वहां समाजवादी पार्टी का वोट बना रहता है तो फिरोजाबाद सीट जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में शिवपाल यादव के कारण जीत पाई थी, इस बार वो सीट बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए दो टफ सीट जो है वो छोड़ देता हूं राहुल जी के लिए। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, और उनके देहांत के बाद डिंपल यादव जीती वहां से, और रायबरेली सोनिया गांधी जो अब नहीं लड़ रही वहां से। देखिए, चाहे आप अगर हम रायबरेली की बात करेंगे तो हम फिर साथ वाली सीट की एम्स का अमेठी देने वाले अमेठी की भी बात करेंगे, तो अमेठी तो हारने जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं किया कांग्रेस ने, तो साफ साफ लगता है कोई काम नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो हार जाएंगे। अब आती है रायबरेली की बात। ये डिपेंड करेगा रायबरेली में कौन खड़ा होता है। रायबरेली में सोनिया गांधी की जो सीट मानी जाती है, उनसे पहले उनके परिवार की जो लार्जर परिवार की सीट मानी जाती है, तो उससे कौन खड़ा होता है उस पर डिपेंड करेगा।
अगर वहाँ पर मुझे लगता है प्रियंका गांधी जैसा कैंडिडेट आता है रायबरेली में, तो वो सीट में अच्छा खासा टकराव होगा बीजेपी और कांग्रेस को एज है, मतलब एज है, तो वहाँ अच्छा खासा टकराव होगा और वो सीट ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस जो है। लेकिन रायबरेली को अमेठी बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी इस बार पूरी ताकत ठीक है। देखिए इसी तरह से अगर आप फिर बात करोगे कि आगे की आगरा की सीट या फिर जो फतेहपुर सीकरी की सीट जहाँ पे आज बहुत ज्यादा कांग्रेस की सीट, हम इस पर आगे बात करते हैं। नहीं, बीजेपी की सीटें। अदिति सिंह का नाम चल रहा है, अदिति सिंह बहुत तैयारी कर रही है रायबरेली के ऊपर। एम्स के बारे में बता दीजिए। एम्स जब कांग्रेस कह रही है कि 2013 में हम ही दे चुके थे, अब क्या नहीं, अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया क्योंकि बड़ा उस पर चर्चा चल रही है। एक तो पहले ये कि जब हम रायबरेली की बात करते हैं, अमेठी की बात करते हैं, तो अमेठी में राहुल गांधी 2014 में 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीते थे। 19 में 50,000 से अधिक मतों के अंतर से हार गए, यानी 1.5 लाख वोट 5 साल में राहुल गांधी ने अपने परिश्रम और पराक्रम से कम कर दिया कांग्रेस का। अब अगर सोनिया जी की बात करें तो जो सोनिया गांधी 4,17,000 मतों से जीती थी, 2014 में 3.5 लाख 3,57,000 मतों से जीती थी। 2019 में उनकी जो जीत का आंकड़ा है वो करीब करीब मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है 1.5 लाख के आसपास हो गया है। यानी अगर आप देखें तो वहीं पर रायबरेली खड़ी हो गई है जहां 2019 में अमेठी सीट खड़ी थी। अब रायबरेली एम्स की बात, रायबरेली एम्स का कॉन्सेप्ट अप्रूवल ये तो 2007 में हो गया था, लेकिन 2007 से 2013 तक जमीन नहीं मिल रही है, अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, बजट नहीं हो पा रहा है। 12 में जाके अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने एक हिस्सा जमीन का दिया जितनी रायबरेली एम्स के लिए चाहिए उसका 1/3। 13 में आनन फानन में शिलान्यास कर दिया गया था। इस सरकार के दौरान वो एम्स बना, ओपीडी उसमें 2018 में चालू हो गई। आज जो एम्स का लोकार्पण किया जा रहा है क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ, पूरे ब्लॉक के साथ, पूरे बच्चों के हॉस्टल के साथ, ये बिल्डिंग इसका आज लोकार्पण होने जा रहा है जो 5 ब्रेक लेना होगा। उससे पहले एक सीट मेरे पास बची है, बता दीजिए इसके बारे में। ये इतनी ही मुश्किल बीजेपी के लिए थी रायबरेली अमेठी जैसी, शायद उससे ज्यादा मुश्किल मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव की सीट। नहीं, मैनपुरी मुझे लगता है कि आज भी इतनी आसान नहीं है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस्ट बेट वहां लगाया था, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पिछले कुछ समय में मुलायम सिंह यादव के कई नजदीकी, कम से कम 2-3, उसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति यादव परिवार हैं, उसके अलावा 2 और बड़े यादव परिवार हैं, वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले आए। अब वो कितना असर करने वाला है इसका अनुमान अभी पूरी तरह से नहीं लग सकता। क्या फिर से बघेल जी ही प्रत्याशी होंगे या कोई और प्रत्याशी होगा? तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन कैसे करेगी? और ये जो नए समीकरण बदले हैं, यानी एक बड़ा वर्ग है ना जिसको लगने लगा कि भाई ऐसा क्या है कि हम अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो चीजें बदलेंगी, लेकिन फिर भी मैनपुरी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल से। चलिए ब्रेक ले रहे हैं कहानी कुर्सी की में। ये हमने उन सीटों की बात की जो बीजेपी इस बार जीतना चाहती है, 80 में 80 सीटें निकालने के लिए, हारी हुई सीटें, फोकस इस पर है। ब्रेक के बाद राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव आज आगरा में शामिल होने जा रहे हैं, और इसके साथ ही इस जो 17 जो भी इनका समझौता हुआ वो कैसे आज भी उसका जिसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद है मुस्लिम वोट। उसमें कुछ यादव जुड़ जाता है, कुछ दलित वोट की उनको उम्मीद है कि हमको मिलेगा, वरना केवल और केवल मुस्लिम वोट का सहारा है, तभी ये समझौता हो पाया, अखिलेश यादव ने किया है। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। योगी आदित्यनाथ भी बोले नकल पर, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। presented by